सोचिए, एक विधानसभा सीट पर कोई उम्मीदवार सिर्फ 401 वोट से चुनाव जीतता है और उसी सीट पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान 8,785 वोटरों के नाम काट दिए जाते हैं। अब सवाल है, क्या इन दोनों आंकड़ों का कोई संबंध हो सकता है? और अगर हो सकता है तो चुनाव हो जाने के बाद नाम जोड़ने का क्या फायदा? क्योंकि वोट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप आज रोक दें और कल वापस देकर कह दें, लीजिए आपका लोकतांत्रिक अधिकार वापस। चुनाव जिस दिन होता है वोट उसी दिन पड़ता है, और अगर उसी दिन किसी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसका वोट चला गया। यही वह सवाल है जो 25 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल एसआईआर की सुनवाई के दौरान सामने आया। टीएमसी की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन उन डिलीटेड वोटर्स की संख्या से कम था। एक उदाहरण, जीत का अंतर 401 वोट और डिलीटेड वोटर 8,775, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल किया, कैन द कोर्ट डायरेक्ट फ्रेश इलेक्शन लाइक दिस? लेकिन कहानी सिर्फ 401 और 8,785 की नहीं है, इसके पीछे है 38,10,620 अपील्स, और यहीं से एसआईआर की पूरी कहानी और ज्यादा गंभीर हो जाती है। 25 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी परसों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने वेस्ट बंगाल एसआईआर से जुड़ी अपील्स पर सुनवाई की। बेंच में सीजेआई सूर्यकांत के साथ जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना थे। कोर्ट के सामने सवाल था, एसआईआर के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हटे या जुड़े, उनसे जुड़ी अपील्स का क्या हुआ? कितने मामले आए, कितने पेंडिंग है, कितने डिसाइड हुए, कितने लोगों को राहत मिली, और सबसे महत्वपूर्ण, जिसका नाम काट दिया गया उसे न्याय कब मिलेगा? कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वह अपील्स को कैटेगरी वाइज और कंस्टिट्यूएंसी वाइज पूरा ब्रेकअप दे, यानी सिर्फ एक मोटा आंकड़ा नहीं। कोर्ट जानना चाहता है कितने लोग अपने नाम वापस जुड़वाने के लिए आए, कितने लोग किसी दूसरे वोटर का नाम हटवाने के लिए आए, और कितनों की अपील डिसाइड हुई, कितनों को राहत मिली, और कितने मामले अभी भी पेंडिंग हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के स्तर पर नहीं छोड़ा। कोर्ट ने कहा, आंकड़े सामने रखिए और अब इन आंकड़ों को ध्यान से समझिए। वेस्ट बंगाल एसआईआर से जुड़े अपीलेट ट्रिब्यूनल में कुल 38,10,620 अपील्स दाखिल होने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। अब यहां सबसे बड़ा खेल आंकड़े के अंदर छिपा हुआ है। इन 38 लाख अपील्स में लगभग 31 लाख अपील्स ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जिन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, यानी किसी ने कहा इस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और लगभग 7 लाख अपील्स उन लोगों की है जिनके नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से बाहर हो गए और अपना नाम वापस जोड़ने के लिए अपील कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर 38 लाख अपील्स हैं तो यह मामूली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं है, यह लाखों नागरिकों के वोटिंग राइट्स और वोटर एलिजिबिलिटी से जुड़ा मामला है। और सबसे बड़ा सवाल, इन अपील्स का फैसला कितनी तेजी से हुआ? अब वह आंकड़ा देखिए। 7 अगस्त तक उपलब्ध आरटीआई डेटा के मुताबिक कुल 38 लाख से ज्यादा अपील्स में सिर्फ 82,782 अपील्स पर फैसला हुआ था, यानी लगभग 97.83% अपील्स लंबित थी। सिर्फ लगभग 2.17% मामलों का फैसला हुआ था। अब यहां मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया, उसने अपील की और अपील का फैसला ही नहीं हुआ, तो चुनाव के दिन वह क्या करेगा? वह वोट कैसे देगा? और अगर चुनाव निकल गया, फिर महीनों बाद उसका नाम वापस जोड़ दिया गया, तो क्या उसका गया हुआ वोट वापस आएगा? नहीं। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा दर्द है, और बंगाल में यही हुआ। अब उन 82,782 डिसाइडेड अपील्स का आउटकम देखिए। करीब 75,443 लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल किए गए और 7,339 मामलों में एक्सक्लूजन का परिणाम आया, यानी डिसाइडेड केसेस में 90% से ज्यादा मामलों में इंक्लूजन का परिणाम आया। अब यहां एक बात बहुत साफ है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एसआईआर में काटे गए 90% नाम गलत थे, नहीं, क्योंकि यह 90% आंकड़ा डिसाइडेड अपील्स का है, पूरे डिलीशन प्रोसेस का नहीं।
लेकिन सवाल तो बनता है, अगर नाम काटने की प्रक्रिया इतनी तेजी से चल सकती थी तो नाम वापस जोड़ने की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों रही? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी महत्वपूर्ण बन रहा है। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। वेस्ट बंगाल में एसआईआर के दौरान करीब 27.1 लाख वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर बाहर किया गया था। चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए। कोर्ट ने यह भी व्यवस्था की थी, अगर ट्रिब्यूनल किसी एक्सक्लूडेड वोटर की अपील स्वीकार करता है तो पोलिंग से पहले उसका नाम सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल में जोड़ा जाए और उसे वोट देने दिया जाए। लेकिन चुनाव के समय तक कितने नाम वापस जुड़े? आंकड़ा था 1607। लाखों नामों के डिलीशन के मुकाबले सिर्फ 1607 लोगों के वोटिंग राइट्स ट्रिब्यूनल प्रोसेस के जरिए पोलिंग से पहले रिस्टोर हुए थे। अब चुनाव हो गया, 4 मई को काउंटिंग हुई, सरकार बन गई, नतीजे आ गए और उसके बाद भी लाखों अपील्स पेंडिंग। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, नाम काटने में जो तत्परता दिखाई गई, नाम जोड़ने में वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई? अगर किसी जेन्युइन वोटर का नाम गलत तरीके से काटा गया तो चुनाव निकल जाने के बाद उसे जोड़कर क्या हासिल हुआ? उसका वोट तो चला गया और लोकतंत्र में वोट का समय निकल जाने के बाद वोट लौटाया नहीं जा सकता। एसआईआर की राजनीति में एक और शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इलीगल माइग्रेंट, और यह दावा किया गया कि वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों को हटाना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, अगर वो इलिजिबल वोटर नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन असली सवाल है, पहचान की प्रक्रिया कितनी सही थी? क्योंकि अगर इसी प्रक्रिया में एक जेन्युइन इंडियन सिटीजन का नाम भी कट गया तो जिम्मेदारी किसकी? और अगर जेन्युइन वोटर को अपने नाम के लिए ट्रिब्यूनल के सामने जाना पड़े तो डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, अपील करनी पड़े और फैसला चुनाव के बाद आए, तो फिर सवाल सिर्फ घुसपैठिए को हटाने का नहीं रहता। सवाल बन जाता है जेन्युइन वोटर को बचाने की व्यवस्था कितनी मजबूत थी। और यही सवाल हम इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे। चलिए अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने 25 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग को राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया। टीएमसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन उन डिलीटेड वोटर्स की संख्या से कम था। एक उदाहरण कोर्ट के सामने रखा गया, जीत का मार्जिन 401 यानी 401 वोट और डिलीटेड वोटर 8785 यानी डिलीटेड वोटर्स की संख्या जीत के अंतर से करीब 22 गुना। अब मैं साफ कह रहा हूं, इससे यह साबित नहीं होता कि 8785 सभी टीएमसी के ही वोटर थे। यह भी साबित नहीं होता है कि सभी बीजेपी के खिलाफ वोट करते। लेकिन इतना तो साफ है कि यह आंकड़ा चुनावी नतीजे पर सवाल उठाने के लिए गंभीर है, क्योंकि अगर विनिंग मार्जिन 401 है और वोटर डिलीशन 8785, तो सवाल पूछना पड़ेगा इन 8785 में जेन्युइन वोटर्स कितने थे और उनमें से कितनों ने अपील की और कितनों की अपील स्वीकार हुई? यह डेटा चाहिए। टीएमसी की इस दलील के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल किया, कैन द कोर्ट डायरेक्ट फेस इलेक्शन लाइक दिस? यानी क्या सिर्फ इस आधार पर डिलीटेड वोटर्स की संख्या विनिंग मार्जिन से ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट फेस इलेक्शन का आदेश दे सकता है? और यही से हमें समझना होगा, कोर्ट ने दोबारा चुनाव कराने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को सुनते हुए यह सवाल जरूर उठाया है कि आखिर डिलीटेड वोटर्स और इलेक्शन रिजल्ट के बीच लीगल कनेक्शन कैसे स्थापित किया जाए। और यही जगह है जहां जस्टिस जॉय माल्या बागची की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और डिलीशन और विनिंग मार्जिन के बीच इतना बड़ा अंतर अगर डिलीटेड वोटर्स अपील करके कह रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से हटाया गया और अगर अपील्स में बड़ी संख्या में नाम वापस जुड़ रहे हैं, तो क्या इलेक्शन रिजल्ट पर इसके प्रभाव की जांच नहीं होनी चाहिए? यही बड़ा सवाल है। और बंगाल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी 25 अगस्त को एक दूसरा बड़ा घटनाक्रम भी हुआ। टीएमसी के 20 रिबेल एमपीज के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इन सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ जाने का दावा किया।
टीएमसी ने इन सांसदों को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर के सामने पिटीशंस दाखिल की थी, लेकिन टीएमसी का आरोप था कि कार्रवाई में देरी हो रही है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि स्पीकर ने इस 20 एमपीज को नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन जस्टिस जॉय माल्या बागची ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ इश्यूइंग नोटिसेस, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग्स विद इन अ टाइम फ्रेम। मतलब साफ है, सिर्फ नोटिस निकाल देना काफी नहीं है। कार्रवाई कब पूरी होगी, निर्णय कब होगा, यही असली सवाल है। अब क्रोनोलॉजी देखिए। 25 अगस्त की तारीख वाले नोटिस में 20 रिबेल टीएमसी एमपीज से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने रूल 7/3 के तहत कमेंट्स मांगे हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम यह नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और स्पीकर ने मजबूरी से नोटिस निकाला, क्योंकि कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि स्पीकर ने नोटिस पहले ही जारी कर दिए थे। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा होता है, टीएमसी ने 18 जून को पिटीशंस दाखिल की थी, तो कार्रवाई में इतना समय क्यों लगा? और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उसी दिन प्रोसीडिंग्स के बारे में कोर्ट में सवाल उठा और उसी तारीख के नोटिस सामने आए, तो जनता टाइमिंग पर सवाल क्यों ना पूछे? जस्टिस बागची का सवाल इसी डिले पर चोट करता है। नोटिस नहीं, प्रोसीडिंग्स कंक्लूड कब होगी? अब इस पूरे मामले का राजनीतिक पक्ष समझिए। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद थे। इनमें से 20 सांसदों के अलग होकर एनसीपीआई के साथ जाने का दावा है, यानी 20 आउट ऑफ 28, 28 है ना, 28 में 20 है, लगभग 71.4%। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम में मर्जर और एंटी डिफेक्शन लॉ का सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और राजनीतिक रूप से इन रिबेल एमपीज को अलग पहचान के साथ पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज में जगह मिलना, एनडीए के साथ उनकी मौजूदगी और सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग्स, इन सब ने सवाल पैदा किया है। क्या कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही राजनीतिक तौर पर इन्हें स्वीकार कर लिया गया था? यही विपक्ष का सवाल है, लेकिन यहां भी लीगल कंक्लूजन अभी नहीं हुआ है। इन एमपीज का पक्ष है, उनका मूव मर्जर के रूप में वैध है। अब यह विवाद स्पीकर के सामने है और सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी भी शुरू हो चुकी है। अब इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखिए। एक तरफ एसआईआर 38 लाख अपील्स, 97.83% पेंडिंग, 75,443 नाम डिसाइडेड अपील्स में वापस शामिल, 31 सीटों पर डिलीशन और बीजेपी विक्ट्री मार्जिन को लेकर सवाल, और दूसरी तरफ 20 रिबेल्स एमपीस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस, लंबा डिले, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला और उसके बाद प्रोसीडिंग्स तेज होती हुई दिखाई देती है। अब सवाल यह नहीं है कि बीजेपी सरकार है या नहीं, सवाल यह है क्या सत्ता में होने का मतलब यह है कि संवैधानिक संस्थाओं से जवाबदेही भी खत्म हो जाए? इलेक्शन कमीशन हो, लोकसभा स्पीकर हो, कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, समय पर फैसला देना जरूरी है, क्योंकि वोटर का अधिकार हो या इलेक्टेड एमपी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, दोनों का अनिश्चित काल तक लटकाया नहीं जा सकता। अब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन से सीधे सवाल, पहला सवाल, अगर एसआईआर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और फ्लॉलेस था तो 38 लाख से ज्यादा अपील्स क्यों आई? दूसरा सवाल, अगर नाम काटने की प्रक्रिया इतनी तेज थी तो जेन्युइन वोटर्स की अपील्स को उसी तेजी से क्यों नहीं निपटाया गया? तीसरा सवाल, अगर 31 सीटों पर डिलीटेड वोटर्स की संख्या बीजेपी के जीत के मार्जिन से ज्यादा थी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज पूरा डाटा पब्लिक क्यों नहीं किया गया? चौथा सवाल, अगर किसी जेन्युइन वोटर का नाम गलत तरीके से कट गया और अपील का फैसला चुनाव के बाद हुआ तो उसके वोट की भरपाई कौन करेगा? और पांचवा सवाल, क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ वोटर को हटाना है या उसका वोट सुरक्षित रखना भी है? यह सवाल विपक्ष का हो, मेरा हो या किसी भी नागरिक का, इसका जवाब देना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इन घटनाओं के आधार पर यह कह देना चाहिए कि बीजेपी की सरकार कानूनी रूप से अवैध है? नहीं,
ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी सरकार की नैतिक जवाबदेही पर सवाल उठ सकता है? बिल्कुल उठ सकता है, क्योंकि सरकार सिर्फ विधानसभा में बहुमत से नहीं चलती। लोकतंत्र में सरकार की लोकतंत्र में सरकार की लिजिटमेसी के पीछे मतदाता का विश्वास, निष्पक्ष चुनाव और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता भी होती है। अगर लाखों वोटर्स के नाम को लेकर विवाद हो, अगर चुनाव के बाद भी लाखों अपील्स पेंडिंग हो और डिसाइडेड अपील्स में हजारों नाम वापस जुड़ रहे हों, और अगर 31 सीटों पर डिलीटेड वोटर्स और विक्ट्री मार्जिन का इतना बड़ा गैप सामने आए, तो सरकार को सिर्फ यह कहकर नहीं निकल जाना चाहिए कि हम जीत गए। बात यह है, क्या हर एलिजिबल वोटर को वोट देने का पूरा मौका मिला था? अगर इस सवाल का जवाब साफ नहीं है, तो लोकतंत्र में सवाल भी साफ रहेगा। अब नजर है 28 अगस्त 2026 की अगली हियरिंग पर, यानी कल 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से डिटेल्ड डाटा मांगा है। अब देखना होगा कितनी अपील्स पेंडिंग है, कितनी एक्सक्लूजन से जुड़ी है, कितनी इंक्लूजन से, और कितने केस डिसाइड हुए, कितने वोटर्स को रिलीफ मिला, और क्या एक्सक्लूडेड वोटर्स की अपील्स को प्रायोरिटी मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल, 31 सीटों वाला दावा आगे किस रूप में कोर्ट के सामने आता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश इलेक्शन का आदेश नहीं दिया है, लेकिन सवाल पूछ दिया है। और जब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता है, तो लोकतंत्र में उस सवाल का जवाब देना पड़ता है। तो आज की पूरी कहानी को एक लाइन में समझिए। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम काटने की प्रक्रिया हुई, लाखों लोग बाहर हुए, फिर अपील्स हुई, लेकिन चुनाव निकल गया, नतीजे आ गए, सरकार बन गई, और आज भी लाखों अपील्स पेंडिंग है। और जिन अपील्स का फैसला हुआ, उनमें 75,000 से ज्यादा लोगों के नाम वापस इलेक्टोरल रोल में शामिल किए गए। तो सवाल है, अगर ये लोग एलिजिबल थे, तो चुनाव के समय इनके वोट क्यों काटे गए थे? और अगर एलिजिबल नहीं थे, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में अपील्स क्यों? और 31 सीटों पर डिलीटेड वोटर्स की संख्या विनिंग मार्जिन से ज्यादा कैसे हो गई? अब बीजेपी कहेगी कि ये सब लीगल प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन कहेगा हम वोटर लिस्ट साफ कर रहे थे। ठीक है, तो फिर पूरा डेटा सामने रखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेटा सामने रखिए, कितने जेन्युइन वोटर्स के नाम कटे बताइए, कितने वापस जुड़े बताइए, और सबसे जरूरी, जिसका वोट चुनाव के दिन छिन गया, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वोट नागरिक की आवाज है। और अगर किसी जेन्युइन नागरिक की आवाज चुनाव के दिन ही वोटर लिस्ट से काट दी जाए, तो यह सिर्फ एक नाम हटाना नहीं है, यह लोकतांत्रिक अधिकार पर चोट है। और अगर सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि चुनाव जीत जाने के बाद इन सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं है, तो जनता को उनसे ज्यादा जोर से पूछना चाहिए, सरकार आपकी है, लेकिन लोकतंत्र किसका है? मैं हूं सुमन भारती और आप देख रहे थे देश की बात भारती के साथ। अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में एक भी जेन्युइन वोटर का नाम गलत तरीके से नहीं कटना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, सवाल है भारत के लोकतंत्र में आपका वोट कितना सुरक्षित है। धन्यवाद।